पूरा फोकस रखना। पहले हम क्या बताए जानते हो, कि जो दिया है पहले उसको लिखो, जो दिया है। अच्छा, अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं ना, म्यू से भी करते हैं, n से भी करते हैं। एग्जैक्टली हम लोग फॉर्मूला n का लिखे तो n से लिख देते हैं। अब तुम ये देखो, जब सॉल्यूशन करोगे उसका आंसर जो भी आया होगा मिला लेना। पहले कलम कॉपी छोड़ के यहाँ देखो, तुमको अपवर्तनांक दिया है हीरा का, ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक दिया है 2.4 और कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.6। हीरा का अपवर्तनांक कितना दिया है 2.4, ध्यान देना यहाँ पे। और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.6। अब रुक जाओ, ये भी अपवर्तनांक है किसी का, मतलब हीरा का, ये भी अपवर्तनांक ग्लास का। अपवर्तनांक को हम सूचित करते हैं n से, इसका भी अपवर्तनांक को लिखे हैं हम n, इसका भी अपवर्तनांक लिखे हैं n। पता कैसे चलेगा ये किसका अपवर्तनांक है, ये किसका अपवर्तनांक है? तो हम बताए थे कि जिसका अपवर्तनांक दिया है, जैसे ये हीरा का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक है उसको इस जगह इंडिकेट करते थे कि नहीं? ये हीरा का है तो इस जगह तुम डी लिख सकते हो कि नहीं? डी मतलब डायमंड, डायमंड मतलब हीरा, डी लिख सकते हो कि नहीं? बताओ, लिख सकते हो ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझ लो कि हीरा का जो अपवर्तनांक दिया है 2.4, ये किसके सापेक्ष में दिया है? अपवर्तनांक वैसे हो गया, अपवर्तनांक एक घटना है ना। अपवर्तनांक कब होती है? जब प्रकाश की किरण हीरा में प्रवेश किया होगा, प्रकाश की किरण हीरा में गया होगा, तभी ना उसका अपवर्तनांक 2.4 हुआ। हीरा या फिर प्रकाश की किरण कांच में गया होगा, तुमने कांच का अपवर्तनांक 1.6 बताया तुमको। तो हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.4 कैसे हुआ? हवा से, एक मिनट, प्रकाश की किरण गया किसमें? हीरा में, डायमंड में गया, उसका डायमंड का अपवर्तनांक दिया इतना। लेकिन जब भी कोई अपवर्तनांक होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जिस माध्यम में गया उसको नीचे लिखा डायमंड, उस माध्यम में गया 2.4, ठीक है, अपवर्तनांक है वो। गया प्रकाश की किरण डायमंड में, पहला माध्यम बताओ, पहला माध्यम किससे होकर गया होगा? पानी से गया होगा, हवा से गया होगा, तो हवा ऊपर में लिखेंगे ए, मतलब एयर, यानी एयर से डायमंड में गया, हवा से हीरा में गया प्रकाश की किरणें, तब जाके उसका यहाँ पे दिया है क्या? अपवर्तनांक 2.4। अच्छा, ये तो ग्लास का है, तो जी नीचे लिखेंगे। ग्लास में जो प्रकाश की किरण गई होगी वो भी हवा से ही न गई होगी, हवा के रिस्पेक्ट में न गई होगी प्रकाश की किरण, किसमें? ग्लास में, जी में, तभी तो उसका अपवर्तनांक तुमको दिया इसना। अभी तक हवा से प्रकाश की, हवा के सापेक्ष में डायमंड का अपवर्तनांक कितना है, हवा के सापेक्ष में ग्लास का अपवर्तनांक, मतलब कि ग्लास का अपवर्तनांक इतना है। लेकिन तुमको कह रहा है, सुनिए, अगर हम यहाँ पे पूछ रहा है तुमको कि कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक का मतलब क्या हो गया? कांच के सापेक्ष, ध्यान देना, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष का मतलब ये हो गया कांच से अब भेज रहे हैं। हवा के सापेक्ष का मतलब था हवा से प्रकाश गया डायमंड में, हीरा में, तो उसका अपवर्तनांक कितना हुआ? और हवा से प्रकाश की किरण फिर गई ग्लास में, तो उसका अपवर्तनांक कितना हुआ? जिसके सापेक्ष कहा जाता है, जिससे होकर प्रकाश की किरण जाती है वो सापेक्ष होता है, जिसमें जाती है उसका अपवर्तनांक होता है। यहाँ पे कह रहा है कांच के सापेक्ष में, इसका मतलब कांच से प्रकाश जा रही है डायरेक्ट किसमें? हीरा में, उसी का अपवर्तनांक तुमको बताना है। अगर हवा से डायमंड में जा रही थी प्रकाश की किरण तो उसका अपवर्तनांक 2.4, हवा से कांच में जा रही थी प्रकाश की किरण तो उसका अपवर्तनांक 1.6। लेकिन अगर कब ऐसा अगर हो जाए, मान के चलो कि ग्लास से डायरेक्ट प्रकाश की किरण चला जाए डायमंड में, हीरा में, तब इसका अपवर्तनांक क्या होगा? तब इसका अपवर्तनांक क्या होगा? अब हम लोग उसी फॉर्मूला को देखेंगे। अब हमको इसका अपवर्तनांक निकालना है, कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक। अब बताओ, फॉर्मूला बताए थे कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक, जो हम लोग लिखने वाले हैं, इससे तुमको फॉर्मूला बताए थे कि जिसका अपवर्तनांक तुमको पूछेगा, अभी तो कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक लिख रहे हैं, तो जिसका अपवर्तनांक तुमको पूछेगा तो ध्यान देना, पहले किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है? डायमंड का। किसका पूछ रहा है? जिसका पूछ रहा है उसका अपवर्तनांक ऊपर, बात समझ रहे हो? जिसका पूछ रहा है उसका अपवर्तनांक ऊपर, जिसके सापेक्ष उसको नीचे। याद आया फॉर्मूला में? एन बराबर ये म्यू फॉर्मूला था, इसमें बताए थे, अभी आते हैं उस फॉर्मूला पे। तो यहाँ पर जो है
यहाँ पे ध्यान देना, ब्रैकेट में हम लिखते हैं, तुम क्या लिख रहे हो, कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या लिख रहे हैं, मतलब Na लिख रहे हैं, लेकिन किसका अपवर्तनांक लिख रहे हैं, ध्यान देना, हीरा का अपवर्तनांक। तो हीरा नीचे यानी कि डी नीचे, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। इस बार नहीं है, हवा के सापेक्ष में तो दिया हुआ ही है हीरा का, ये भी हीरा का ही अपवर्तनांक है, लेकिन ये हवा के सापेक्ष में दिया है। अभी भी हमको हीरा का ही अपवर्तनांक लिखना है, हीरा का ही, लेकिन यहाँ पे लिखना है कांच के सापेक्ष में। तो ऊपर में क्या देंगे, जी, ऊपर में क्या देंगे। अब जिसका अपवर्तनांक लिखना है उसको ऊपर लिखो, मतलब कि हीरा का लिखना है तो पहले तुम हीरा कांच के सापेक्ष में, अगर हीरा का अपवर्तनांक लिखना है पहले तुम हीरा का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में लिखो ऊपर में, यानी कि पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे AND बाय ANG, मतलब कि जिसका अपवर्तनांक लिखने जा रहे हो कांच के सापेक्ष में हीरा का लिखने जा रहे हो, तो पहले तुम हीरा का लिखने जा रहे हो अपवर्तनांक, तो सबसे पहले हवा के सापेक्ष में डायमंड यानी कि हीरा का अपवर्तनांक ऊपर लिखो, फिर हवा के सापेक्ष में ग्लास यानी कि कांच का अपवर्तनांक नीचे लिखो, आराम से थोड़ा आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पे है डी का, हीरा का लिख रहे हैं जी के रिस्पेक्ट में। चलो ऊपर में AND यानी कि इसका आंसर क्या दिया है 2.4 बाय, ये है 1.6, दशमलव से दशमलव खत्म, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3/2 और भाग दे 2, तो 2 से तो 1 पॉइंट हो जाएगा 5। और जानते हो अपवर्तनांक मात्रक विहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक 1.5। क्या हो जाएगा आंसर 1.5। जो अपवर्तनांक तुम्हारा आया, जो 1.5 अपवर्तनांक आया 1.5, ये आया है डायमंड का यानी कि डी का, मतलब कि हीरा का। किसके सापेक्ष में, सापेक्ष का मतलब जिससे प्रकाश की किरण जा रही है, तो ध्यान देना ग्लास से जा रही है, ग्लास से, इस बात को मत भूलना, ये आंसर हुआ। अब यहाँ पे तुमको हम ये लिख देते हैं, जहां तुम्हारा ए जो है, ए मतलब होता है AIR, एयर मतलब हवा, ताकि तुमको याद रहे। उसके बाद तुम्हारा है डी डायमंड मतलब हीरा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब लिख दिए। और क्या है, जी मतलब ग्लास मतलब कांच, ठीक है। और कुछ नहीं छोटा, देख लो, हवा हो गया, डायमंड हो गया, बनाओ कलम चलाओ, और ग्लास हो गया, कांच, सब कुछ लिख दिए। इतना ज्यादा डिटेल में तुमको जो है ना अपवर्तनांक जो है जल्दी स्टडीज करने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए उसको अच्छे से, ऑब्जेक्टिव में तो कहीं को दिखते नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी इतना मस्त से पढ़ रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होने के सवाल पैदा नहीं होता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव रटना पड़ जाएगा, ये सब नहीं पढ़ोगे तो अभी से, यही सब फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में दे देता है, विद्यार्थी रट रहा है, रटे भी नहीं करेगा। क्या बन रहा है सिमरन, एक क्वेश्चन में आंसर, मतलब क्वेश्चन सफलता मतलब हासिल करो, देखो बन जाए, बना वैसा ही, वाह। रियलिटी क्या है कि सब इस टाइप के सबके क्वेश्चन में ना कभी कभी हम लोग का भी दिमाग खराब हो जाता है, मैथ का ये चैप्टर खास करके। हाइट एंड डिस्टेंस और सब कुछ नहीं, हाँ उसका मतलब कि सेकंड पार्ट है उसका, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वैसा है नहीं, उसका यूज है उसमें बस, और कुछ नहीं, उसका यूज है। नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं, वो हमको भी थोड़ा बहुत पता चला था, देख लेना एक बार सिलेबस से हटा है कि नहीं हटा है, पता कर लेना, CBSE में शायद हटा भी हो सकता है। चलिए ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और लिखोगे क्या, मन करता है लिखाइए दें, लिखो तो, हमको लगता है एक क्वेश्चन बना लोगे, घर से बना के हम लिखा देते हैं, लिखो हम आगे पढ़ाएंगे। लिखो 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है, 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है, 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है, 20 सेंटीमीटर गहरा गोहरा का एक तालाब जल से भरा है,
जल का अपवर्तनांक 4/3 है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। चार बटे तीन है। उस तालाब की आभासी गहराई, उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात करें। ज्ञात करें, आभासी गहराई ज्ञात करें यदि उसे लंबवत देखा जाता है, यदि उसे लंबवत देखा जाता है। बताइए दें, बताइए देते हैं। चलो क्या बचा के रखेंगे, हम जानते हैं थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे फिर रुक जाओगे। बता ही देते हैं ये भी, फिर प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन देंगे। प्रैक्टिस को करने के लिए क्वेश्चन इसलिए नहीं देना चाहते, देते हैं तो लोग बनाते नहीं हो, फिर हम ही को बताना पड़ता है, टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। चलो ध्यान देना, याद करो एक फॉर्मूला बताए थे तुमको, आभासी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। मतलब यदि गहराई दिया होगा तो अपवर्तनांक का एक स्पेशल फॉर्मूला बताए थे कि ऊपर वास्तविक गहराई और नीचे आभासी गहराई को जैसे भाग दोगे तुम्हारा अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो इसके लिए पहले ये देख लो तुमको दिया हुआ क्या है। एक 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब है। ये जो हम बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर गहरा है तालाब, इसका मतलब वो वास्तविक गहराई है। 20 सेंटीमीटर गहरा है मतलब हकीकत में गहरा है, तो वो वास्तविक गहराई हो गया। तो वास्तविक गहराई कितना दिया है, वास्तविक गहराई जो है वो दिया है 20 cm, ठीक है। अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3। ये अपवर्तनांक जानते हो क्या है अपवर्तनांक? ये अपवर्तनांक की बात करें तो खैर हमको यहाँ इंडिकेट नहीं करना है कि हवा से जल में जा रहे हैं, लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसका फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई में सिर्फ एक ही अपवर्तनांक का बात है, उसी का मतलब कि तुमको अपवर्तनांक नहीं निकालना है इस बार, इसलिए सिर्फ एन ही लिखेंगे, ठीक। उसको इंडिकेट नहीं करना है, चाहे तो कर भी सकते हो इसे। अच्छा तुमको पूछा गया क्या है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं कोमा, चूंकि दिया है इतना बराबर इतना, एन का मान दिया है 4/3 और कोमा, और क्या दिया है तुम्हारा, नहीं दिया और कुछ नहीं, आभासी गहराई पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आभासी गहराई क्या होगा, लेकिन इन नहीं दिया है आभासी गहराई। चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि हमको एक फॉर्मूला बताया गया एन बराबर वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई। बोल बताए हैं, बताए हैं नहीं बताए हैं। अब तुम ये देख लो कि तुमको पूछा, ये देखो इसका मान एन का मान अपवर्तनांक तुमको दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे दिया है, अब वास्तविक गहराई भी दिया हुआ है, मतलब यही ना पूछ रहा है, तो इसी प्लेटफॉर्म पे बैठाना होगा। एन का मान यहाँ पे लिख दो 4/3 बराबर वास्तविक गहराई देखो कितना दिया है 20 बटे आभासी गहराई नहीं दिया है, आभासी गहराई यही निकालना है। तब तो तुम जानते हो क्या करना पड़ेगा, जिसका मान निकालना है वो तो ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ है, नीचे है कि नहीं है नीचे। तो क्या कर सकते हैं, इसको कोना कोनी ट्रांसफर कर सकते हैं ना, कोना कोनी गुना होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा करते हैं, कोना कोनी गुना भी होता है, कोना कोनी ट्रांसफर भी होता है, यानी कोना कोनी चाहे तो बराबर में खास करके 4 को यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं कि नहीं। हम लिख सकते हैं आभासी, आभासी गहराई, आभासी गहराई बराबर बराबर बराबर, उधर तो ऊपर में 20 है कि नहीं, नीचे में जो आभासी गहराई है उसको 4 के जगह पे लेते आए, 4 को वहां भेज दिए, भेज सकते हैं ना। अच्छा नीचे में जो 3 है तुम जानते हो बराबर में कोना कोनी गुना भी होता है, तो ये 20 को हम चाहे तो 3 से गुना कर दिए, अब तो कोई दिक्कत ना है कोई दिक्कत, क्या समझा कि 3 को कोना कोनी गुना कर दिए तो 20 गुना 3 हुआ, और आभासी गहराई को यहाँ लेते आए, 4 को वहां लेके चले गए, अब यहाँ आ गया, इसको यहाँ लेते आए। अब 4 से कटा दो, 4 4 पंचे 20, 5 दिया 15, आंसर क्या आ गया 15, हो गया आंसर। 15 सेंटीमीटर लिख देना, गहराई है ना,
अपवर्तनांक नहीं है ना, गहराई है, इसमें मात्रक होता है गहराई का, सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर। हो गया मीठा में, फैन ऑफ कर दिए, चलाना चाहिए ना, हवा लगेगी। अब तो सब फैन चलेगी, वो भी चलेगी। चलो हेडिंग दो। अब कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ क्वेश्चन है, बाद में लिखा देंगे, घर में बनाना प्रैक्टिस करना अच्छा लगे रहेगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो। क्वेश्चन 3-4 गो है, जैसे कि प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है, उसका अपवर्तनांक 2.42 है, हीरा में प्रकाश का वेग ज्ञात करें यदि हवा में प्रकाश का वेग इतना है। जबरदस्त सब क्वेश्चन है। तो ऐसा करो ना, चाहो तो तुम इसके अथी के लिए, अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए 1-1.5 पेज छोड़ दो, क्योंकि 4 क्वेश्चन देख लो और 4 क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन जो था एग्जाम्पल का नहीं है, एग्जाम्पल टोटल हम बता दिए। प्रैक्टिस करने के लिए दिया है विद्यार्थी को 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन बनाने में तुमको कितना लगेगा पेज, देख लो उस हिसाब से अपना, जितना लग जाए 4 क्वेश्चन में अपना बनाओगे। एक क्वेश्चन पूछा है, बताओ क्वेश्चन बताओ कि मछुआरे को जल के अंदर मछली भेजने में कठिनाई क्यों होती है? बताए हैं, परसों पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? क्यों मछली मारने, मछली भेजने में उसको दिक्कत होती है? ये क्वेश्चन हो गया। पेंसिल वाला क्वेश्चन हो गया, पेंसिल मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है, ये सब का क्वेश्चन लगभग सिमिलर है आंसर इसका। अभी हम आगे पढ़ाते हैं, अब उस पर बाद में चर्चा करेंगे। चलो हेडिंग देना है नया टॉपिक, अब मतलब कि इसी चैप्टर का न्यू टॉपिक है तुम्हारा। उसको कहते हैं लेंस, या इसको एक और नाम से जाना जाता है ताल। लेंस या ताल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? LENS, LENS, लेंस। अब तुम इसको लिख सकते हो, ये तुम्हारा आज का न्यू टॉपिक है लेंस का। लेंस या ताल, ताल तो हम नहीं बोलेंगे, हम लेंसे बोलेंगे, लेकिन ई याद जरूर रखना, इसका नाम ताल भी है।
चलो, तो थोड़ा पहला क्वेश्चन क्या होगा इसमें, एक तरह से लेंस क्या है, यही ना, लेंस की परिभाषा पहले तो यही जानना है। जैसे कि हम दिए हेडिंग लेंस के बारे में दिया है ना, पहला क्वेश्चन क्या मतलब कि क्या है कि लेंस के बारे में समझना है कि लेंस होता क्या है आखिर, पहले ही जानोगे तभी लेंस के आगे कंस्ट्रक्शन को जानोगे। हम अभी सोच रहे थे कि लेंस को छोड़ देते हैं, आज नहीं पढ़ाएंगे, तो छोड़ते छोड़ते पता चलेगा समय निकल जाए, इसलिए शुरू रहने दो, चलने दो, जो होगा जैसे होगा पढ़ाना। रुकना ना है। कितना समय हो गया, 5 बजा, 5 बजने में बहुत टाइम है। सिमरन पूछोगे क्वेश्चन तो पूछ रहे, हम लेंस में चले जाएंगे तो फिर पूछो। एक मिनट को थोड़ा सा वीडियो को रोक देते हैं।